हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे चोल काल के अर्थव्यवस्था के बारे में। चोल काल के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। अगर आपने वो ना देखा हो तो पीछे वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हमने चोल काल के प्रशासन के बारे में भी डिटेल से अध्ययन किया। अब हम देखेंगे चोल काल के अर्थव्यवस्था के बारे में। वैसे भी अर्थव्यवस्था जो होती है प्रशासन की रीढ़ होती है, तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो चोल काल की जो अर्थव्यवस्था है काश्तकारी थी, ठीक है। कृषि कार्य पे अर्थव्यवस्था ज़्यादातर टिकी भी रहती थी पहले के समय में। तो काश्तकारी दो भागों में बटी हुई थी, सामुदायिक और निजी काश्तकारी। सामुदायिक काश्तकारी जहाँ पे विभिन्न किसान आपस में सहयोग करके एक साथ कृषि करते थे, और निजी अगर एक एक व्यक्ति अपनी अपनी भूमि पे कृषि करता था वो निजी कृषक कहलाता था, ठीक है। राजा सिंचाई और कृषि को प्रोत्साहन देता था, चूँकि राज्य के प्रमुख आय का स्रोत कृषि ही था, ठीक है। इस समय व्यापार भी काफ़ी उन्नत था। व्यापार देखते हैं, विदेशी व्यापार के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिला, ठीक है। और विदेशी व्यापार के कारण ही तटीय पत्तन का विकास भी हुआ, क्योंकि विदेश में व्यापार करने के लिए समुद्रों के द्वारा व्यापार होता था, ठीक है। तो इस समय समुद्र व्यापार में जो प्रमुख तटीय नगर थे वे काफ़ी उन्नत अवस्था में हो गए, ठीक है। इस समय के बंदरगाह देखते हैं, तो पूर्वी तट पे जो बंदरगाह थे दक्षिण भारत में चोलकालीन, उनमें महाबलीपुरम, कावेरी पत्तनम और सलियोर ये प्रमुख थे। और पश्चिम में जो क्विलोन था ये प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। इसमें व्यापार की वस्तुओं के बारे में चर्चा करें चोल काल में, तो कपड़ा, मसाला, औषधि, जवाहरात, हाथीदांत, इस प्रकार के वस्तुओं का व्यापार हुआ करता था। जैसे जैसे यहाँ पे व्यापार बढ़ा, मौद्रिक अर्थव्यवस्था बढ़ी, ठीक है, जिसके द्वारा स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था बढ़ने से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन बढ़ने लगा। आगे देखें तो उत्तरकालीन, और अभी हमने यहाँ पे देखा कि स्वर्णकालीन सिक्के धीरे धीरे बढ़ने लगे, परंतु जैसे चोल काल जैसे आगे बढ़ने लगा तो उत्तरकालीन जो चोल थे उन्होंने तांबे के सिक्के चलाने प्रारंभ कर दिए, ठीक है। क्योंकि स्वर्ण का भंडार कम होने लगा, इस वजह से उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर वस्तु विनिमय ही था, और वस्तु विनिमय का माध्यम धान था, ठीक है। वस्तु विनिमय क्या होता है देख लेते हैं एक बार। जैसे ए व्यक्ति है और यहाँ पे बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति के पास आलू है, बी व्यक्ति के पास टमाटर है। अगर ए व्यक्ति को टमाटर की ज़रूरत है और बी व्यक्ति को आलू की ज़रूरत है, तो ये दोनों आपस में ही आलू और टमाटर का एक्सचेंज कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये वस्तु विनिमय कहलाता था, जिसमें प्रमुख जो था धान के द्वारा वस्तु विनिमय किया जाता था। इस समय मंदिर भी ऋण देते थे, ठीक है। मंदिर भी ऋण के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे, जो कि ब्याज लिया करते थे 12%, ठीक है। व्यापारिक श्रेणियों के बारे में बात करें इस समय की, तो जो आंतरिक व्यापार की श्रेणियां हुआ करती थी। श्रेणी क्या होती है एक बार देख लेते हैं। श्रेणी व्यापारियों का संघ होता है, श्रेणी, ठीक है। व्यापारी लोग आपस में एक संघ का निर्माण कर लेते हैं, जिसे श्रेणी कहा जाता है। उनके प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। तो आंतरिक व्यापार की जो श्रेणियां होती थी उसे मणिग्रामम कहते थे, जो कि राज्य के अंदर ही व्यापार करती थी। और जो विदेशी व्यापार की जो श्रेणी हुआ करती थी उसको नाना देशी कहते थे। ये विदेशी व्यापारी की जो श्रेणियां होती थी विदेशों में व्यापार करती थी, ठीक है। आंतरिक राज्यों से खरीद के बाहर विदेशों में ये वस्तुओं को निर्यात करती थी, ठीक है। जो व्यापारियों की बस्ती हुआ करती थी उन्हें वीरपत्तन कहते थे, ठीक है। व्यापारियों की बस्ती को वीरपत्तन कहते थे। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम क्या क्या अध्ययन किया हमने। सबसे पहले चोल काल की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने देखा, तो सबसे पहले खेती के बारे में चर्चा की, कृषक के बारे में चर्चा की, फिर व्यापार के बारे में देखा, जिसमें बंदरगाह के बारे में देखा, वस्तुओं के बारे में चर्चा की। आगे हमने देखा सिक्कों के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की, और व्यापारियों के श्रेणी के बारे में भी चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।